हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि सिंह स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो उसमें हम अभी वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन एंड उसके जो होता है उसका डेफिनेशन वगैरह मैंने बताया था। आज के वीडियो में हम लोग उस पर जो हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, उस पर हम थ्योरम जो उस पर बेसिक जो थ्योरम है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अभी हम लोग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वेक्टर कैलकुलस, तो उसमें जो एक फंडामेंटल थ्योरम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड हमारा जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो हमारा थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस थ्योरम को ही हम लोग गॉस थ्योरम या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। और थर्ड हमारा जो थ्योरम है ये है फंडामेंटल थ्योरम फॉर कर्ल्स, इसको हम कर्ल थ्योरम भी कहते हैं और इसी को हम लोग स्टोक्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। स्टोक्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये थ्योरम दिया हुआ था, इसका इसी वजह से इसका नाम स्टोक्स थ्योरम पड़ा है और इन्होंने कर्ल के रेफरेंस में दिया था, इसी वजह से ये कर्ल स्टोक थ्योरम कहलाती है। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये क्या है। इसका जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द इनिशियल एंड एंड पॉइंट। अब हम एंड पॉइंट को हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं, एंड पॉइंट और बाउंड्री कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एंड पॉइंट एंड बाउंड्री क्यों बताई गई है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई कर्व ले लेते हैं तो इसके जो एंड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होते हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, बाउंड्रीज भी कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोई पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई बी पॉइंट हो गया, तो इसको या फिर हम एंड पॉइंट कहते हैं या फिर हम बाउंड्री कहते हैं, बोथ आर सेम। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं। जो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन f इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई हमारा फंक्शन है। अब इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है इसको x के रेफरेंस में। ये कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, df इज इक्वल टू df अपॉन dx इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये एक सिंबल लेते हैं इंटीग्रेशन का। हमारे जो एंड पॉइंट थे क्या है, a और b है यहाँ पे, इसको हम स्मॉल a भी ले लेते हैं या फिर कैपिटल B, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको हम इधर से इधर कर लेते हैं, df अपॉन dx इज इक्वल टू df। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा कोई फंक्शन मिला है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लेंगे हम, df अपॉन dx इंटू dx इज इक्वल टू। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे हम एंड पॉइंट पे लेना था बाउंड्री, तो ये हमने कर्व की बाउंड्री क्या ली है, a और b, यहाँ पर भी a और b लिख लेंगे, df। ये इधर का पोर्शन ऐसा ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे f कोई फंक्शन है तो क्या होगा, fa माइनस का fb, यही दिया हुआ था, ये हमारे एंड पॉइंट दिए हुए थे। ये हमारा जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ये निकल के आया है, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम निकल के आया है। ये फंडामेंटल थ्योरम हमारे सारे थ्योरम्स में यूज़ होगा, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, फंडामेंटल थ्योरम। अब हम इस थ्योरम के जो थ्योरम के रेफरेंस से हम एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ है। क्या कह रहा था, द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। अब इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एट द इनिशियल एंड एंड पॉइंट एंड बाउंड्री। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है, df अपॉन dx, ये किसके बराबर है, जो हमारे एंड पॉइंट या फिर बाउंड्री दिए हुए थे a और b, इसके जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये a का हो गया, अब इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन fa, और इसका डिफरेंस क्या हो गया, b का जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है fb हो गया, तो इसका डिफरेंस क्या है, fa माइनस fb, यही पे यहाँ पे बता रहा था, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा एक फंडामेंटल थ्योरम निकल के आया है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट। सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट के बाद फिर हम लोगों ने डाइवर्जेंस पढ़ा था, फिर कर्ल पढ़ा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा डेल और कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ था, उसके बीच में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो ये क्या कहलाता था, ये क्या ग्रेडियंट होता था। इसमें जो वैल्यू हमारी निकलती थी वो ग्रेडियंट होती थी। मींस ग्रेडियंट में हमारा क्या होता है, डेल और जो हमारा वेक्टर फंक्शन दिया हुआ होता है उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। इसके पहले जब हम लोगों ने डाइवर्जेंट, कर्ल एंड ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, ग्रेडियंट में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग नॉर्मल कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है स्केलर फंक्शन और डेल के बीच में जब हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट करवाते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। कहने का मतलब है इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का हमारा सिंबल होता है। तो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमने जो अभी फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी वो मैंने कहा था कि अभी जो हम नेक्स्ट जो थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें सब में यूज़ होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है, द इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव को क्या हम लेंगे, ग्रेडियंट के रेफरेंस में लेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ रहे हैं। इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हम क्या लेंगे, यहाँ पे t लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जो फंक्शन लेंगे वो हमारा t है, t कोई फंक्शन दिया हुआ है एट एंड पॉइंट्स और बाउंड्री, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह पे हमने क्या बताया है, यहाँ पे ग्रेडियंट के रेफरेंस में लेंगे और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो हम t लेंगे। t हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे t इज इक्वल टू टी एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, जब t का x के रेफरेंस में करेंगे तो क्या होगा, डेल t अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल t। अब इसका क्या करेंगे, y के रेफरेंस में करेंगे तो डेल y अपॉन इंटू डी वाई प्लस z के रेफरेंस में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डेल t अपॉन डेल z इंटू डे जेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी टी इज इक्वल टू डेल्टा t इंटू डी एल। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू डी टी। फिर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। अब जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम में कोई कर्व बनाया था, उसके पॉइंट्स हमने ए बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल स्मॉल में से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट्स लेते हैं, तो इसमें लिमिट्स क्या हो जाएंगी हमारी, ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए माइनस, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ए टी बी माइनस का टी ए। ये जो हमारा थ्योरम निकल के आया है ये है हमारा ग्रेडियंट थ्योरम। ये ग्रेडियंट थ्योरम है। अब इसको हम, इससे जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये इससे हम रिलेट करके देख लेते हैं क्या है, द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे ग्रेडियंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू यहाँ पे फंक्शन क्या लिया होता है, टी लिया हुआ था एट एंड पॉइंट और बाउंड्री। एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब इसका
डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके जो वैल्यू के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या बताया था कि जब हम डेल और जब हमारा कोई एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ था उसके बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के जो आता है वो क्या होता है, डाइवर्जन। डिनोट करेंगे डेल डॉट, कोई हमारा वेक्टर फंक्शन है, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम में होता क्या है बेसिकली कि एक हमारा जो होता है सरफेस इंटीग्रल होता है, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। सबसे पहले तो हम लाइन इंटीग्रल के बारे में पढ़े थे, तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब लाइन इंटीग्रल होगा तो हमारी डायमेंशन क्या दी हुई होगी, एक डायमेंशन दी होगी, मीन्स सिर्फ और सिर्फ लेंथ दी हुई होगी। तो इसमें जो हम इंटीग्रल का जो सिंबल लेते हैं वो सिर्फ एक सिंबल लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल में मैंने क्या आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, कोई जैसे दो जो जिसमें डायमेंशन होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया या फिर कोई स्क्वायर ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, इस टाइप की जो सरफेस लेंगे इसमें हमारी कैसी दो डायमेंशन होंगी, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। तो इसमें हम कितने इधर इंटीग्रल के सिंबल का यूज़ करेंगे, दो सिंबल का यूज़ होगा। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या था कि यहाँ पे हमारी 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 डायमेंशन दी हुई होती हैं। तो इसमें हम कितने सिंबल का यूज़ करते हैं, 1 2 3, ठीक। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आखिर ये थ्योरम प्रूव करने का मतलब क्या है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल, इसी तरह से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल में, और वॉल्यूम इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, और इसका अपोजिट भी होता है। इसी थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हमारा दिया हुआ है और कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें उसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना हो, तब भी हम डाइवर्जेंस थ्योरम का ही यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं क्या। अभी जैसे ये चीज़ बताया कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, इसी तरह हम इसका जो हमारा थ्योरम होता है वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल में अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 2 डायमेंशन होंगी, तो ये हमारा सिंबल क्या होगा, 2 सिंबल लगेंगे। फिर जब हम कोई वेक्टर फील्ड लेते हैं, वेक्टर फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर फंक्शन ए है, ए वेक्टर, और इसका जब हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल किसका होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, 3 सिंबल का यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होगा, उसी जो फंक्शन होता है हमारा, जो एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वेक्टर ए, इसका जो फंक्शन है ये ए दिया हुआ है, इसका जो डाइवर्जन होता है, कोई डाइवर्जन है, इसका जब वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं तो ये हो जाएगा dv, ये इसके बराबर होता है। तो यही ये है, ये क्या है, ये हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक। अब हम इसको एक स्टेटमेंट में देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए
क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। अब वॉल्यूम हमारा किसका निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई क्यूब ले लिया, ये हमारा कोई क्यूब है, इसके हमें एंड पॉइंट नहीं पता चलेंगे कि इसके हमारे एंड पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इसका सरफेस, यहाँ पे सारी इसकी, जैसे हम कोई बॉक्स ले लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा कोई बॉक्स है, तो इसमें हम इसके जो सरफेस हैं ये 6 सरफेस पूरा सब देखेंगे, बट इसके हमारा कोई एंड पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे सरफेस की बात की गई है, ठीक, क्लोज्ड सरफेस, इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है। क्लोज्ड सरफेस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स के वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक। अब देख लेते हैं, हमने आपको क्लोज्ड सरफेस बता ही दिया कि क्या है क्लोज्ड सरफेस। अब वेक्टर फील्ड हम अभी देखेंगे, वेक्टर फील्ड क्या होता है। वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर फील्ड कोई ए ले लिया गया है, इसका फ्लक्स के वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। ये इसका फ्लक्स हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। यही ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये हमारी जो है डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसका ये स्टेटमेंट मैंने आपको रिलेट करके बताया कि ये क्या है। अब हम इसको प्रूफ में देख लेते हैं क्या है, इसका नेक्स्ट में हम प्रूफ देखते हैं क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम को ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम में हम लोग हमेशा क्लोज्ड सरफेस का यूज करते हैं, गॉस ने बताया था। जैसा मैंने आपको अभी स्टेटमेंट में जब बता रहे थे, यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही थी, क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज्ड सरफेस क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हो रही है। वॉल्यूम इंटीग्रल किसी भी जिसका वॉल्यूम निकलेगा वो उसका फिर हमें एंड पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे। जैसे लाइन इंटीग्रल है कोई, सपोज दैट हम कोई कर्व लेते हैं तो उसके एंड पॉइंट हमें पता होते हैं, ये कोई हमारा बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये इसके एंड पॉइंट हो जाएंगे। बट अगर हम कोई ऐसी सरफेस लेंगे जो क्लोज्ड होगी, उसके हमें सिर्फ सरफेस के बारे में पता चलेगा, इसके हमें एंड पॉइंट्स के बारे में नहीं पता चलेगा। अब हम देख लेते हैं वेक्टर फील्ड क्या होता है। जैसे हम कोई सरफेस लेते हैं, स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था वेक्टर फील्ड के बारे में। वेक्टर फील्ड क्या होता है, जैसे कोई हमारा एक सरफेस है, इसमें जितने भी पॉइंट ड्रॉ कर सकें, उसमें जितने हम वेक्टर फील्ड अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा वेक्टर फील्ड कहलाता है। कोई भी फील्ड है उसमें हमने कोई वेक्टर्स, जितने पॉइंट्स हमारे निकल रहे हैं उसमें जितने हमारे वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं, वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो कैसा फील्ड कहलाता है, हमारा वेक्टर फील्ड कहलाता है। ठीक, अब वेक्टर फील्ड आप लोग समझ गए होंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने स्टेटमेंट में एक चीज़ और देखी थी, यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात कर रहा था, फ्लक्स। तो हम फ्लक्स समझ लेते हैं क्या है। जैसे हम कोई फील्ड लेते हैं, कोई हमारा जैसे वेक्टर फील्ड अभी मैंने आपको बताया, वेक्टर फील्ड है कोई, इसमें कोई फ्लक्स जब होता है, फ्लक्स क्या होता है कि इसमें से जितनी हमारी विद्युत रेखाएं, जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, दो तरह के फील्ड हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमारी कोई इलेक्ट्रिक रेखाएं हैं, विद्युत रेखाएं, जितनी हमारी विद्युत रेखाएं निकल जाती हैं उस फील्ड से, जैसे हमारा ये कोई है, यहाँ पे हमने 4 विद्युत रेखाएं यहाँ पे दी या फिर 3 विद्युत रेखाएं यहाँ पे दी, यहाँ पे जितनी हमारी विद्युत रेखाएं इस फील्ड को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमारी फ्लक्स कहलाती हैं। अब इसको हम फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के तरह से भी ले सकते हैं। अगर फील्ड हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ,
तो ये रेखाएं क्या होंगी हमारी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। ये रेखाएं कैसी होंगी हमारी, इलेक्ट्रिक होंगी, ठीक। बट अगर हमारा जो फील्ड है, सपोज दैट ये हमारा कोई फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े ही होंगे क्या है, क्या चीज़ होता है। अब जैसे हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें से हमें इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं वो हमें गुजारनी है, तो जब जितनी इधर से हमारी जो निकलेंगी, ये क्या हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहने का मतलब है फ्लक्स क्या चीज़ होती है। हम कोई फील्ड ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारी क्या हो गई, 3 क्रॉस हो गई, 3 यहाँ पे फ्लक्स निकले, तो इसका क्या होगा, डाइवर्जेंस जो ए है हमारा वो क्या है, 0 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितना हमने इनपुट दिया था आउटपुट हमें क्या है उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा 0 से ज़्यादा है। अब सेकंड हमारी क्या कंडीशन बनती, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रिक लाइंस दिए, यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या मिला है, 2 मिल गया है। तो ये क्या होगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मीन्स आउटपुट एंड इनपुट क्या है हमारा, इक्वल है, तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनती है, यहाँ से हमने क्या किया, कोई 3 या फिर 2 हमने इलेक्ट्रिक लाइंस दी, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो फ्लक्स हमें मिला है वो क्या है, कम मिला हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा क्या है, 0 से कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट हमने ज़्यादा दिया था, ठीक, और आउटपुट हमारा क्या है, कम निकला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स आप लोग देखें, फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताया क्या चीज़ होती है। कोई ऐसा फील्ड जिसमें से हम वेक्टर फील्ड क्या होता है कि कोई ऐसा फील्ड जिसमें से हम वेक्टर्स को, जितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं उसमें से जितने वेक्टर्स को गुजार सकते हैं या फिर जितने वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा वेक्टर फील्ड कहलाता है। और फ्लक्स हमने देख लिया फ्लक्स क्या चीज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें जो कुछ हमारे टर्म्स थे वो समझने की ज़रूरत थी, वो चीज़ बताई, वेक्टर फील्ड क्या है और फ्लक्स के बारे में बताया। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। सरफेस की बात हुई थी, तो सबसे पहले हम कोई सरफेस बना लेंगे। जैसे मान लिया ये हमारी कोई सरफेस है, ठीक। इसमें हमारा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा फाइनाइट वॉल्यूम क्या है, V है, जो कि यहाँ पे इसकी जो सरफेस है वो क्या है, S सरफेस है, जो कि S सरफेस से घिरा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स दिया हुआ था उधर स्टेटमेंट में, क्या दिया हुआ था, वेक्टर फील्ड A के फ्लक्स, ठीक। यहाँ पे हम फ्लक्स ले लेते हैं। फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक। फाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, कोई हमारा जो फंक्शन है उसके सरफेस इंटीग्रल क्या होगा। सरफेस इंटीग्रल में हम दो ये इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, क्योंकि सरफेस क्या है हमारा, सरफेस कैसी क्वांटिटी है हमारी, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई हमारा ये वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है A। अब इसका सरफेस यहाँ पे लिया हुआ है, सरफेस के रेफरेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ds, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा एक स्टेटमेंट निकला। अब क्या करेंगे हम, सब ये कोई हमारी जो सरफेस है इसको मान लीजिए हम 2 पार्ट में कोई डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हमारा 20 से हमने इसको डिवाइड कर लिया ये, तो यहाँ पे हमारे जैसे अभी क्या था,
एक वॉल्यूम था एक पूरे सरफेस का, एक वॉल्यूम निकला था। अब हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ये हमने इससे डिवाइड कर दिया है। तो इस जो इधर का ये पोर्शन है, ये पोर्शन, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 और इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें सरफेस को भी डिवाइड करना है। सरफेस इसकी क्या हो जाएगी S1, इसकी सरफेस क्या हो जाएगी S2। जैसे एक बड़ा सा फिगर बना के बता देती हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई हमारी एक ऐसी बीच से जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कोई ऐसा ये चीज़ निकल के आएगा। तो ये जो हमारा पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा S1, ये हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा S2, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2। और ये चीज़ क्या रहेगी दोनों में, दोनों ही फील्ड में, दोनों ही सरफेस में ये वाला हमारा जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, ये क्या होगा कॉमन होगा। ठीक, जैसे हमने अब दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है तो इसका आगे देखते हैं। सरफेस S1 के लिए फ्लक्स, ये यहाँ पे हम फ्लक्स ही तो निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ADS1। ठीक, यहाँ पे सरफेस S2 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ADS2। ठीक, अब हम दोनों का टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। क्या है टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ADS1 प्लस ADS2। ठीक, अब हमने अभी इसको क्या किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम इसको और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे अभी हम इसको, ये हमारा कोई सरफेस है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिर हम क्या करेंगे तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, चार पार्ट में डिवाइड, 4, 5, 6 ऐसे करके कई पार्ट्स में हम जब डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम और सरफेस को और अधिक पार्ट में और अधिक पार्ट्स में डिवाइड करने पर। अब जब हम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इधर V1 और V2 दो चीज़ हो गई थी, यहाँ पे क्या होगा V1, V2, V3, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे हम जब बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये लास्ट हमें क्या मिलेगा n टर्म में हम ले लेंगे इसको। n टर्म में मतलब हमें कई सारे जब पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हम क्या कहेंगे n पार्ट में ले लेंगे। इसी तरह से सरफेस में क्या होगा S1, S2, S3, S4 डॉट डॉट Sn। ठीक, ये दोनों चीज़ हो गई। अब अभी हमने क्या किया था, जब दो पार्ट में डिवाइड किया था तब उसको ऐड किया था। अभी हम जब n पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तब हम उसका जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ds। अब क्या करेंगे ADS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ADS2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ADS3 प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ADSN। ठीक, अब जब हम n पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो जब उसका सम निकालते हैं तो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा लगाते हैं। जब टोटल SN टर्म में जब डिवाइड कर लेते हैं, उसका जब टोटल करते हैं तो इसको हम सिग्मा लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है i इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने i क्यों लिखा, यहाँ पे n की जगह पे i क्यों आ गया। i मीन्स होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, i की जगह पे हम 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक हम ले सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे आई, इस वजह से हमने आई यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा ये जो एक टर्म मिला है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल हमें निकालना है लास्ट में। तो इसे क्या करेंगे, वी आई से गुणा तथा भाग करने पर ये हमारा ये एक टर्म मिला है। अब इसको हम क्या करेंगे, वी आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वी आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, जब मल्टीप्लाई उसी टर्म से कर देंगे और उसी टर्म से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो मेन जो हमारा टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू 1 फाई ए डी एस आई इंटू वी आई अपॉन वी आई। ठीक, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको सरफेस डिवाइड कर यहाँ पे बताया था, सरफेस डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको एन टर्म में हम डिवाइड कर लेंगे, एन जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर लेंगे, तो जब हमें इसकी डायमेंशन ही नहीं पता चलेगी तो हमें क्या कहेंगे कि इसका वॉल्यूम भी हमें, वॉल्यूम मतलब एक तरह से जब बहुत छोटी कोई डायमेंशन हो जाएगी तो बहुत छोटा सा कोई सरफेस हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम होगा, बट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उस टर्म में हम लोग क्या कहते हैं कि वॉल्यूम इसका जो है वो जीरो की तरफ बढ़ता जाता है, बट वो एक्चुअली जीरो नहीं होता है। कहने का मतलब है जीरो के बहुत निकट होता है उसको, लेकिन हम जीरो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू n टेंस टू, इज इक्वल टू लिखना नहीं सही होगा, टेंस टू का मतलब होता है कि इसके निकट है, मतलब अनंत पार्ट में हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो v है वो क्या हो जाएगा, v टेंस टू 0। अब हम देखते हैं क्या है, लिमिट लगाएंगे, वी आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, v इज 0, वी आई इज इक्वल टू 0, देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डी एस आई अपॉन वी आई किसके बराबर है, हमारा डाइवर्जन के बराबर है, डाइवर्जन ऑफ ए। ठीक, अब इससे हमारा जो लास्ट टर्म मिलता है इसको हम क्या कह सकते हैं, ए डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जन ऑफ ए डी वी। ये हमने देखा n इज इक्वल टू जब इनफाइनाइट होगा तो v टेंस टू 0 होगा, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, वी आई इज इक्वल टू 0, डी एस आई अपॉन वी आई इज इक्वल टू डाइवर्जन ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ पे वी आई क्या है, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ए डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जन ऑफ ए, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो इधर क्या लिखेंगे, dv। ठीक, ये हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम निकल के आया है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था, कोई हमारा वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन a है, इसका सरफेस इंटीग्रल उसी जो हमारा वेक्टर फील्ड दिया हुआ है उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जन के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। यही हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ था।
ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स के वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस के वॉल्यूम के इंटीग्रल के बराबर होगा। ये चीज़ हमने प्रूव की। ये डाइवर्जेंस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। सीधा सा इसका मतलब है कि कोई हमारा वेक्टर फील्ड है, क्लोज सरफेस में कोई सरफेस है, उसका वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल करते हैं वो उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जन के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। यही इसका स्टेटमेंट निकलता है और ये इसका प्रूफ होके हमारा थ्योरम निकलता है। ठीक।